मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस आत्मकथ्य कविता को पढ़ना है। आशा करती हूँ इस कोरोना काल में आप अपना ध्यान रख रहे हैं, सभी सुखी और स्वस्थ हैं। आज हम इस कविता को करेंगे, उससे पहले मैं आपको शब्दार्थ थोड़े से बता दूँ। मधुप अर्थात भंवरा, मन रूपी भंवरा। जब हम मन रूपी भंवरा कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अनंत नीलिमा, अनंत न अंत, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि नन तत्पुरुष समास हो गया। अंतहीन नीलिमा मतलब विस्तार, असंख्य जिसकी गिनती ना की जा सके। जीवन इतिहास, जीवन का इतिहास या जीवन की कहानी। रीति मतलब खाली, गागर मतलब घड़ा। व्यंग्य मलिन, व्यंग्य से किसी की निंदा करने से, व्यंग्य कटाक्ष करने से, खराब ढंग से निंदा करना। ठीक है, ये हुई इसकी शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन इतिहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये कविता आत्मकथ्य है और इसमें उन्होंने अपने जीवन की आत्मकथा न लिखकर एक कविता आत्मकथ्य नाम से लिखी। उसी के विषय में ये आरंभिक पंक्तियां हैं। कवि ये कहता है कि उनका मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुना कर कह रहा है कि अपनी कौन सी कहानी है जिसे लिखकर मैं दूसरों को बताऊं। मेरे जीवन की अनेक पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात मैंने जीवन में अनेक पीड़ा भोगी हैं, दुखद घटनाएं भी देखी हैं, जीवन में अनेक निराशाओं का सामना भी मैंने किया है। मैंने अपने सपनों को मरते देखा है और इस घने विशाल गहन गंभीर नीलिमा में, यानी कि नीले नीले आकाश पर असंख्य, जो गिने भी नहीं जा सकते, इतने लोगों ने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं और उन सभी को पाकर मुझे ऐसा लगता है मानो, मानो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार, वे स्वयं अपनी बुराइयां करके अपने ही जीवन पर व्यंग्य कर रहे हैं, अपना ही एक तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी तुम ऐसा कहते हो कि मैं अपने जीवन की सभी दुर्बलताएं, सभी जो मेरे जीवन में कमज़ोरियां रही हैं वो सब लिख कर मैं आप सबको कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तुम उसकर सुनकर कोई ऐसा सुख नहीं पाओगे और मेरे जीवन की इस खाली गागर या घड़े यानी कि जीवन की रिक्तता को ही देख पाओगे। इसमें कवि अपने भाव में ये कहना चाह रहा है कि उनके जीवन में दुख और अभाव के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और जिसे मैं दूसरों के सामने व्यक्त करूं ऐसा उसमें कुछ खास बात नहीं है, कोई सुख की बात नहीं है, केवल दुख ही दुख है। अब इस पूरी व्याख्या में मुख्य बात क्या है कि कवि ने अपने मन को भंवरा कहा है। क्यों? ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। मन भंवरे के समान कहीं भी उड़कर पहुंच जाता है और कुछ भी सोच सकता है, इसलिए एक शब्द आया अनंत नीलिमा, यानी कि हमारा जो जीवन है वो अनंत नीलिमा, हमारे जीवन अंतहीन है, चलता ही रहता है उसका विस्तार। असंख्य जीवन इतिहास, मानव मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं जो कि असंख्य है, उन्हें गिना नहीं जा सकता, और विभिन्न घटनाओं के घटित होने के कारण वो विचार बनते और समाप्त होते रहते हैं। गागर रीति, इससे क्या अभिप्राय है कि कवि ने अपने जीवन में सुख और सुविधाएं देखी ही नहीं है, इसलिए सुख सुविधाओं से रहित जीवन को उन्होंने अभाव युक्त कहा है, और गागर रीति कहने से प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता झलकती है। क्लियर है? शिल्प सौंदर्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रश्न अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास तो है ही, तत्सम प्रधान शैली है। तत् मतलब वह, सम मतलब समान, यानी कि संस्कृत
के वही शब्दों को हिंदी में भी उसी तरह से ले लिया जाता है, तो उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। जैसे माता, पिता, भ्राता, ये सभी शब्द संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा है वो तत्सम प्रधान ही है। लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, और ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये तीनों गुण उनकी रचनाओं में होते हैं। इसके अलावा चित्रात्मकता भी दिख रही है, तद्भव शब्द भी हैं ही, क्योंकि तत्सम तद्भव शब्दों के मेल के कारण ही ये कविता लिखी गई है। रोचक और आकर्षक है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो लोग उनके जीवन में दुखों से युक्त कहानी को सुनना चाहते हैं, वे ऐसा ना जाने कि वही उनके जीवन रूपी जो गागर है, या उनके जीवन में जो रिक्तताएं रही हैं, दुख रहे हैं, उसको कारण वो अपने आप को ना मान लें, इसलिए भी वो नहीं बताना चाहते। कई बार हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो उन्हें लगता है ये मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, ये मैं क्या इसके सुखों से जलता हूँ, या जो कोई किसी को बताता है उसको लगता है अरे ये तो मुझे कटाक्ष करने के लिए कह रहा है, इसके जीवन में दुख आए उसका कारण मैं नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे सुना सुना कर बोल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं ही कारण हूँ। तो वो ऐसा ना समझें, वे सब पहले अपने आप को समझें। वो अपने भाव रूपी रस को लेकर अपने आप को भरने वाले थे। अब आगे वो कहते हैं यह विडंबना, ये बड़ी दुख की बात है, ये मेरे जीवन की विडंबना है, उपहास का विषय कह सकते हैं, या निराशा है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, मेरा जीवन जो पूरी तरह से सरल रहा है, उसमें कोई मसालेदार चीज़ ही नहीं हुई है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं अपनी आत्मकथा लिखकर तेरी ही हंसी उड़ाने का काम करूँगा, तुझ पर ही कटाक्ष करूँगा। अपनी या प्रवंचना औरों की, प्रवंचना होता है धोखा, झूठ जो उनसे लोगों ने बोला, कि दिखलाऊं मैं उज्जवल, उज्जवल में दोनों ज आधे आते हैं, याद रखिए कठिन शब्द में उज्जवल को बहुत लिया जाता है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि ये कहते हैं कि वो आत्मकथा के नाम पर अपनी या दूसरों की बातें जग जाहिर नहीं करना चाहते, यानी कि लोगों हर किसी को बताना नहीं चाहते। उनके जीवन में तो पूरी तरह से रिक्तता रही है, पीड़ा रही है, विडंबना रही है, कालिमा रही है, निराशा रही है, दुख रहा है, कष्ट रहा है। उसमें मधुर चांदनी रातों की मीठी यादें भी हैं, लेकिन कम हैं। उन मधुर और उज्जवल गाथाओं का वर्णन भी जो रही है थोड़ी बहुत, उनका वर्णन भी मैं दूसरों के सामने कैसे करूं, क्योंकि वो तो मेरी अपनी पर्सनल है, मेरी अपनी है। वो अपने जीवन की मधुर और उज्जवल स्मृतियों में सबको बताना नहीं चाहते हैं, सबके सामने उसे परोस देना नहीं चाहते हैं, वे उन्हें सबके सामने अभिव्यक्त करना नहीं चाहते हैं। जब कभी वो अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसे या मधुर बातों में सुख में डूबे हुए थे और आनंद से उनका हृदय भरा हुआ था, वो उन बातों को, मीठी मीठी यादों को दूसरों तक व्यक्त करना नहीं चाह रहे हैं। जीवन की घटनाओं का इन्होंने सच्चा यथार्थ प्रस्तुत किया है, और उसके अलावा खास बात इस कविता में, इस पहरे में ये है कि उन्होंने सरलता का मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। संकेत प्रतीकात्मकता शैली है, और तत्सम तद्भव शब्दावली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रसाद गुण संपन्न है, भाषा भावानुकूल है, भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्ण क्षमता है उनकी, और अत्यंत रोचक विषय भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो ये है कि कवि ने अपने जीवन की उन बातों को बहुत ही विनम्रता पूर्वक और सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। हमारे जीवन में भी दुख ज़्यादा होता है, मेरे को पता है कि महात्मा बुद्ध जी कह के गए हैं संसार दुखों का घर है, इसलिए हर किसी के जीवन में आप अपने आप को देखिए, दुख सुख से कहीं ज़्यादा रहता है हर किसी के जीवन में। वही बात जयशंकर प्रसाद जी के लिए भी कही जा सकती है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये कविता उन्होंने बड़ी यथार्थ सच्चाई को अभिव्यक्त करते हुए लिखी है। व्यक्तिगत प्रेम और सुख से संबंधित भी उन्होंने बात कही है, इसलिए वो सबको अपनी बातें ना बताकर अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, और यही आत्मकथ्य कविता लिखकर उन्होंने अपना इस जिम्मेवारी से इतिश्री कर ली है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे करते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया,
आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोल, अरुण मतलब लाल, कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी, अनुरागिनी मतलब प्रेम युक्त, प्रेम से भरी हुई उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। रोमांटिक सा है ये पहरा, प्रसाद जी ने छायावादी शैली में लिखा है। वो कहते हैं कि जीवन में कभी उनको पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। उसने स्वप्न में भी जिस सुख को देखा था, नींद से जागकर वो सुख उन्हें नहीं मिल पाया। वो सुख देने वाला जो सपना था वो भी उनके हाथों से निकल गया, बल्कि ये कहिए कि मुस्कुराकर, यानी कि मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात यानी कि इसका मतलब ये है कि कवि को कभी सपने में भी पूर्ण सुख नहीं मिला। सपने में भी जो सुख मिला वो भी एक तरह से अपार सुंदर और मनमोहक था, लेकिन जैसे ही आँख खुली वो भाग गया मुस्कुराकर। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो इनकी जीवन के विषय में हमें पता है उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो एक प्रेयसी थी इनकी, वो इन्हें मिलते मिलते वो सुख प्रेयसी का, जीवन संगिनी का वो सुख उनके हाथों से निकल गया। सपने में जो सुख का आधार बना था वो भी बहुत सुंदर और मनमोहक था। लाल गुलाबी से उन गाल थे और मस्ती थी, और उस मस्ती भरी छाया थी, उसमें प्रेम भरी हुई सुबह थी, अनुरागिनी प्रेम से युक्त सुबह थी। लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मधुमाया क्या होता है? मधुर, मनोहर, मोहकता, जो मोह ले अपनी मधुरता से, ऐसी सुबह थी। दोबारा देखें इसी को। सपने में जो उन्हें सुख मिला उसके बारे में बताते हैं कि उसके जो लाल गुलाबी से गाल थे वो पूर्ण मस्ती से भरे हुए थे, और ऐसी छाया थी जो कि प्रेम से भरी हुई सुबह अपने सुहाग की मीठी मनोहरता को लेकर प्रकट हुई थी। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी गालों में प्रातःकालीन लालिमा थी, शोभा थी, जैसे सुबह का सूरज होता है वैसा मनोहर, मन को हर लेने वाला। सुबह कभी जब आप सनराइज़ देखें तो आप इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सूर्योदय का समय ही ऐसा होता है लालिमा से युक्त। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे अगर आप सूर्योदय एक बार उठकर देखेंगे और ये 2 लाइनें आंख बंद करके बोलेंगे, आपको पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जीवन की लंबी डगर पर चलते हुए थके हुए प्रसाद जी एक यात्री के समान हैं। वो यात्री या वो राही जिसकी स्मृतियों में सिर्फ और सिर्फ वही स्मृतियां ही उसका आसरा है, वही स्मृतियां ही उसका सहारा हैं, क्योंकि आज उनका जीवन खाली है और जो सुखद स्मृतियां थी वही उसका सहारा है। उन्हें याद करके वो जी रहे हैं। उनकी यादें ही थके हुए राही की थकान कम करने में सहायता करती हैं। सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन होता है सिला हुआ। जीवन में जो दुख आए उनके कारण जो मन टूट गया, दिल टूट गया, उनको सिलाई करके मैंने उधेड़ा हुआ, जो टूटा हुआ था, फूटा हुआ था, उसे मैंने सिलाई करके अंदर बंद करके रखा हुआ है अपने मन में। ठीक है, कवि ये कहते हैं कि उस आत्मकथा को लिखने के लिए आप मुझे प्रेरित तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप मेरी अंतर मन की जो गुदड़ी कह सकते हैं उसकी सिलाई को उधेड़ कर उसमें बंद छुपा कर जो मैंने रहस्यों को रखा है, क्या आप उन रहस्यों को देखना चाहते हैं? मैं उन रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूँ, दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन रहस्यों को जानकर कोई मेरा मजाक उड़ाए और मुझ पर हंसे, मेरी खिल्ली उड़ाए, या अपने अंदर ही रखना चाहता हूँ या मुझ पर कोई दया व्यक्त करे। इसलिए मैं उन जो सिलाइयाँ बंद हैं उसे मैं खोलना ही नहीं चाहता। इस सारी कविता में कवि ने जो एक अलग शब्द कंथा, इसका शाब्दिक अर्थ गुदड़ी है, जिसे कवि ने अपने अंतर मन के लिए प्रयुक्त किया है। सीवन उधेड़ने से कवि का मतलब ये है जीवन की परतों को खोल खोल कर। हमारे मन की भी परतें होती हैं, अवचेतन मन होता है, चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है। इसमें जो परतें होती हैं उसको खोल खोल के दिखाना नहीं चाहता है कवि दूसरों के सामने,
क्योंकि उन पर समय के साथ साथ जो गर्द जमी हुई है, जो बातें दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, जिनमें व्यथा है, दुख है, जीवन के गूढ़ रहस्य हैं, कवि उनको दूसरों को प्रकट नहीं करना चाहता है। शिल्प सौंदर्य में हम कह सकते हैं भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, प्रतीक और बिंबों का प्रयोग है, मानवीकरण का भी प्रयोग है, अलंकार का रूपक और अनुप्रास अलंकार, कहीं कहीं इसमें वियोग श्रृंगार का दृश्य भी दिख रहा है। तत्सम और तद्भव शब्दावली है। क्लियर है यहाँ तक? अगला करते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं कहूँ, कहीं की औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें प्रसाद जी ये कहते हैं कि उनके जो मित्र हैं, जो उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं, उनसे उन्हीं को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरे जीवन की परतों को खोलकर देखोगे भी तो उसमें तुम्हें कोई ऐसी बढ़िया सी कहानी नहीं मिलेगी। मेरा जीवन छोटा सा ही रहा है, उसमें कोई ख़ास बात ऐसी हुई नहीं है। मेरे जीवन के लिए तो यही है, सबसे अच्छा रहेगा कि मैं औरों की कथाएं सुनूं और अपनी कोई भी पीड़ा आप में से किसी के सामने भी प्रकट ना करूं, यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। जो आत्मकथा है मेरी, आप उसे सुनकर क्या करोगे, उससे आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। मेरी कथा सुनने का अभी कोई समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो मौन व्यथा है वो थकी हुई है, निराश है और सोई हुई है, उसमें कोई बड़ी महान कथा भी नहीं है। इन 4 लाइनों में ही उन्होंने आत्मकथा न लिखने का और आत्मकथा लिखने की जिम्मेवारी से इतिश्री कर लेने का सार दे दिया है। भोली आत्मकथा से अभिप्राय है उनके जीवन सीधा साधा रहा है, सीधी सादी जीवन की कहानी है। और मौन व्यथा से मतलब है कि जो उनकी व्यथाएं हैं अभी तक मौन है, मैंने दूसरों के सामने प्रकट नहीं की हैं, उन्हें मौन ही रहने दिया जाए। भाव सौंदर्य में यही कह सकते हैं कि वो अपनी जीवन के दुखों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं, वो मौन ही रहना चाहते हैं और मौन रहकर दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं, अपने रहस्यों को खोलना नहीं चाहते हैं। आशा करती हूँ व्याख्या समझाने में मैं सफल रही होंगी। नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और डिटेल में करवाती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।